हेलो एंड वेलकम टू प्रेप आईएएस। आज के डेली आंसर राइटिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस इनिशिएटिव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस इनिशिएटिव में हम आपको एवरी डे एक टेलीग्राम चैनल है, उस पर हम आपको रोज 11 o'clock फॉर योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं। फ़ोन से फोटोग्राफ लेके उसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड कर सकते हैं। तो वहाँ पे पेयर एवैल्यूएशन हो जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे। तो स्टूडेंट्स है, फैकल्टी है, वो आपके आंसर्स रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम अब अराउंड इवनिंग टाइम वी हैव अ एनालिसिस सेशन, जैसे कि अभी चल रहा है। तो जो भी डाउट्स है, कुछ बेस्ट आंसर्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो ये था आपका डेली आंसर राइटिंग सेशन। तो आज के शेड्यूल के हिसाब से हम एथिक्स और केस स्टडी को कवर करेंगे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन आपका है, मेंस 2018 में पूछा गया था। सपोज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ डैम in a mountain valley bound by forest and inhabited by ethnic communities. What rational policy should it resort? ठीक है, what rational policy should it resort to in dealing with unforeseen contingencies? समझ आ गया क्वेश्चन? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम तो होती रहती है, वैसे आज का तो नहीं है, सपोज करने की भी जरूरत नहीं है। हमारे पास कितनी सारी रियल टाइम एग्जांपल्स है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहती है। और जब कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ कंटिजेंसीज होती है, तो वो सब पूछ रहा है इन दिस क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन में आप बहुत डिटेल में नहीं लिखना है, आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। एंड माइंड यू ये एथिक्स का पेपर है, तो एथिक्स का पेपर सच्ची में ज़्यादा लेंथी होता है कंपेयर टू अदर GS 1, 2, 3। तो आपको रियली सीधा सीधा वर्ड लिमिट पे तो टिकना ही पड़ेगा। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस स्टडी किए थे, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि फोकस वॉज मोर ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिकल डायमेंशन पे फोकस नहीं किया गया था। तो जनरल स्टडीज 3 जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला है वैसा ही लिख दिया। एथिकल डायमेंशन इवन तो पास्ट ईयर्स है और काफ़ी सारे सोर्सेज में उसी पे फोकस है, बट आई फील एथिकल डायमेंशन शुड हैव बीन गिवन मोर एम्फेसिस। अब आते हैं डैम के ऊपर। आज थोड़ी अलग अप्रोच से करूँगा, ठीक है। तो ये आप देखो, ये तेहरी डैम आपने सुना होगा। सो इट वॉज बिल्ट अराउंड द तेहरी टाउन। तो ये 1989 का फोटोग्राफ है यहाँ पे। इन द कोर्स ऑफ टाइम एक डैम बनाया गया उसी जगह के अंदर। ये जो आप पानी वाला सारा इलाका देख रहे हो वो यही है। तो पहाड़ों में क्या होता है, आपके माउंटेन्स होते हैं आपके। तो माउंटेन्स एक्ट लाइक वॉल्स। तो वॉल्स में हम एक जगह पे जहां पानी फ्लो कर रहा होगा, रिवर फ्लो कर रहा होगा, हम उसको रोक देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। तो एक वॉल बनाती तो पहाड़ों में बहुत ईजी हो जाता है। इनफैक्ट पहाड़ों में हम देखते हैं कैस्केडिंग ऑफ डैम्स, मतलब ऊंची पहाड़ी पे एक डैम बना देंगे, एक जगह पे पानी रोक लेंगे, फिर नीचे पहाड़ी में एक जगह पे पानी को रोक लेंगे। तो ये हिमालयाज में बहुत कॉमन है। अब डैम बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, ये पानी सारा रोक लिया यहाँ पे। तो पानी रोकने से क्या होगा, पानी रोकने से हम प्रोवाइड कर पाएंगे पानी को, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल वाटर, एग्रीकल्चर वाटर, हमको ये पानी चाहिए। और स्पेशली इन द लोअर एरियाज, प्लेन्स में ये पानी सप्लाई किया जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा ये है, जब ये पानी फ्लो करेगा तो एक टर्बाइन के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो पानी के फ्लो से टर्बाइन मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो ये बेनिफिट है ऑफ कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। तो मल्टीपर्पज डैम एक तरह से हो जाता है और ब्यूटिफिकेशन भी हो जाती है इन अ वे, एस्थेटिक ब्यूटी, टूरिज्म, वो भी एनकरेजमेंट मिल जाती है यहाँ पे। तो ये बेनिफिट्स है ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटी। पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से आप यही देख लो, सबमर्जेंस हुआ है। तो ये तो टाउन के बारे में था। व्हाट अबाउट द एथनिक कम्युनिटीज, इंडिजिनस कम्युनिटी, स्पेशली द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल लोग हैं जो फॉरेस्ट की ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो फॉरेस्ट, उनको तो कुछ और नहीं आता, उनका घर तो गया ही गया, देयर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट।
तो देयर इज सबमर्जेंस होती है, डिफॉरेस्टेशन होता है, पर लाइवलीहुड भी अफेक्ट हो गया। जो यहाँ पे जो टाउन के अंदर लोग थे वो लोग तो कहीं और जाके कुछ भी काम कर लेंगे, पर जो फॉरेस्ट कम्युनिटी थी, जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। और जिनका ये घर था, है ना, उनकी कोई वैल्यूज थी, इमोशनल कनेक्ट था वहां पे, वो सारा अफेक्ट हो जाता है इसकी वजह से। फिर हम बात कर सकते हैं अबाउट द डैमेज टू द लोकल इकोलॉजी। डिफॉरेस्टेशन हुआ यहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी, जो एनिमल स्पीशीज, जो प्लांट्स थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। और फिर बाय एंड लार्ज दीज एरियाज आर ऑल्सो प्रोन टू डिजास्टर्स। तो आपने कितनी बार देखा होगा, सुना होगा एक्चुअली, कि डैम के पास में धरती हिल रही है, अर्थक्वेक टाइप का सिचुएशन है, क्योंकि पानी के ऊपर नीचे होने से भी सेस्मिक एक्टिविटीज होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पानी सडनली रिलीज करना पड़ गया तो फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं। कभी कभी डैम्स होल्ड नहीं कर पा रहे पानी का प्रेशर, और सडनली पानी आता है पीछे से और ये डैम टूट जाता है, देयर इज लॉस ऑफ लाइफ। तो अभी रिसेंटली काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, लाइक द ग्लेशियल बर्स्ट। तो ये कुछ इंसिडेंट्स है और ये कुछ कंटिजेंसीज है व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम। अब मैंने आपको कहा था कि GS4 का पेपर है। GS4 का मतलब हुआ एथिक्स। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे एथिकल डायमेंशन नहीं है ना? एथिकल डायमेंशन यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटाट हुआ है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, मान लो ठीक है डेवलपमेंट का फ़ायदा हुआ है, पर डेवलपमेंट का फ़ायदा किसको हुआ है? जो पानी का तैयारी करी है या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वो इन लोगों का तो घर ही खराब हो गया जो यहाँ पे थे। वो जो नीचे रहते हैं इन द डेवलप्ड एरियाज, उनको फ़ायदा होगा। So the gains of development do not accrue to the ethnic communities of that region or indigenous community. तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। So there is a ethical dimension. ठीक है, तो ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात आती है, क्या हम डेवलपमेंट के बिना रह सकते हैं? मान लो नुकसान तो हो रहा है, नुकसान, पर ऐसा तो नहीं है कि हम डेवलपमेंट करना बंद कर देंगे। हमें पानी चाहिए, हमें बिजली चाहिए, हमें लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना है, तो हमें काफ़ी सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। सो वी कैन नॉट डू विदाउट डेवलपमेंट। हमें विकासशीलता चाहिए, तो हमें आगे बढ़ना है। तो इस केस में हमें मैनेज करना पड़ेगा डेवलपमेंटल एक्टिविटी विद द इंटरेस्ट। हमें उनके जो इंटरेस्ट, जो लोग अफेक्ट हुए हैं, उनको भी फोकस देना पड़ेगा। सो वी नीड टू हैव अ मिडिल पाथ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। समझ रहे हो? सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। सस्टेनेबल मतलब इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को एक साथ लेके जाना, डेवलपमेंट को एक साथ लेके जाना। और फिर इंक्लूसिविटी मतलब द गेन्स ऑफ डेवलपमेंट, the gains of development should accrue to all stakeholders, particularly जो disadvantaged है इस केस में। तो यहाँ पे ये हमें देखना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन था मेंस 2018, वो एक प्रोटेस्ट की वजह से आया था। तो एथनिक कम्युनिटी लिखा है ना वर्ड, आप देख लो। तो ये मिशमी ट्राइब है इन द दिबांग एरिया, वहाँ पे डैम बनना है, अभी भी न्यूज़ में था ये। अब बताओ, एक चीज़ बताओ, ये लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट काफ़ी सारी चीज़ें लगती है ना गवर्नमेंट के पास। आपने सुना होगा फॉरेस्ट के लिए, फॉरेस्ट में जो रहते हैं लोग, उनके लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है। मतलब वो रिकॉग्नाइज करती है कि फॉरेस्ट में इवन अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नहीं है ट्राइबल्स के पास, लॉजिकल सी बात है, पर फिर भी उनके प्रॉपर्टी राइट्स को एक्नॉलेज करती है गवर्नमेंट थ्रू अ लॉ, फॉरेस्ट राइट एक्ट। फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब कुछ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो रही है, इनके ऊपर इन्वायरमेंट पे तो ध्यान देना ही है, बट इंडिजिनस कम्युनिटीज पे भी फोकस करना है। तो काफ़ी सारे सेफगार्ड्स रखे गए हैं विद रेस्पेक्ट टू द लॉज फॉर द इंडिजिनस एज वेल एज द एथनिक कम्युनिटीज, पर फिर भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब दाल में कुछ काला है ना? कुछ प्रॉब्लम है। लैंड एक्विजिशन ऐसे हुआ है जिसमें इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इनकी मर्जी के बिना हुआ है। इनफैक्ट जिस आर्टिकल से मैंने ये थोड़ा बहुत लिया है,
वहाँ पे बताया गया था कि इनके विशेस के अगेंस्ट फोर्सफुली इनसे कंसेंट लिया है, इन्होंने कंसेंट दिया है पर धक्के से दिया है। तो एक मैल प्रैक्टिस हाईलाइट की गई थी उस आर्टिकल के अंदर। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फोकस ऑन ट्रांसपेरेंट पब्लिक कंसल्टेशंस। पब्लिक कंसल्टेशन तो हो रही है नाम की, बट इट शुड बी इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर, सो दैट जो रॉन्ग डूइंग हो रही है वो हम ना हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होगा तो नहीं करना चाहोगे गलत तरीके से काम। वी नीड टू एंश्योर that the principles of environment impact assessment and social impact assessment फॉलो किए गए हैं, उनको मैंडेटरी करना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। अब एक तरीका इसमें हो सकता है कि नॉर्मली गवर्नमेंट करती है, तो इसमें हम सिविल सोसाइटी की एंगेजमेंट उस पर इसको एम्फेसिस दे सकते हैं। फिर हमें फोकस करना चाहिए ऑन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ द पीपल, तो हमको इस पे फोकस देना चाहिए एंड दैट शुड बी डन अगेन इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। कैसे हो रहा है हमें पता ही नहीं है, तभी तो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दिस शुड बी डन विद द एम्फेसिस ऑन ट्राइबल वेलफेयर। और एक चीज और जहां पे बात करनी चाहिए, दैट इट शुड बी डन विद एन अप्रोच नोन एज राइट्स बेस्ड अप्रोच। ऐसे आप टर्म्स यूज कर सकते हो। वी नीड टू एम्पावर दीज पीपल सो दैट उनको प्रॉपर एजुकेशन, उनको अवेयर किया जाए कि ये डैम बनेगा, इससे ये प्रॉब्लम होंगे, हम आपको ये बेनिफिट्स देंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छा रहेगा अगर आप रीलोकेट हो जाओगे, एजुकेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। हमको फोकस करना चाहिए ऑन क्रिएटिंग दैट अवेयरनेस। सो दैट इज हाउ यू विल राइट द आंसर। तो एक बार इसको वापस से देख लेते हैं, मैंने आपसे पॉइंट्स डिस्कस करे थे, अब आंसर के फॉर्म में। So you can simply start by saying that dam is a very important developmental activity which provides for water, renewable electricity, etc. But then it is not without its contingencies, such as destruction of habitat, loss of livelihood, etc. आप ये सिर्फ एक लाइन कॉमा करके लिख सकते हैं, बिकॉज 150 वर्ड्स है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, ना वर्ड स्पेस है। फिर आप एथिकल डायमेंशन पे बात कर सकते हो, दैट द गेन्स ऑफ डेवलपमेंट डू नॉट अक्रू टू ऑल द पीपल, स्पेशली द इंडिजिनस कम्युनिटी, एंड देयर बाय देर इज अ नीड टू फोकस ऑन आप बात कर सकते हो कि हमें डेवलपमेंट चाहिए विद द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी। और आगे चल के आप ये पॉइंट्स बता सकते हैं, तो ऐसे इसको आंसर को लिख सकते हैं। बट आई फील एथिकल डायमेंशन हैड टू बी मेंशन्ड, तो ये मेंशन नहीं था, विच आई हैव ओनली वन कंप्लेंट। आई हैव सीन योर आंसर्स, वो पास्ट ईयर्स का है तो थोड़ा इजी भी हो जाता है, बट मेरे को ये एक प्रॉब्लम रहा था जब मैंने देखा। अब आते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। आप यही केस, नॉट रियली दिस केस स्टडी बट इससे रिलेटेड है। ये केस जानते हो आप, ये सवप्रीत सिंह है। ही वॉज एट अ ट्रैफिक सिग्नल और इनका कुछ इनसे आर्ग्यूमेंट वगैरह हो गई, तो इन्होंने बोल दिया कि छेड़छाड़ हो रही है। तो बाद में तो मीडिया ने बड़ा बवाल कर दिया इनके साथ। बाद में पता चला कि कुछ ज़्यादा कुछ इशू नहीं था, बट देन हिज रेपुटेशन गॉट बैड। और इस केस में इवन इन द ईयर 2021, मैं 2015 का इंसिडेंट बोल रहा हूँ, तो 2021 में भी हम बात कर रहे हैं सवप्रीत, ये आई मीन सर्वजीत है इनका नाम, नॉट सवप्रीत। तो सर्वजीत सिंह की बात हो रही है यहाँ पे, एंड ये बात कर रहे हैं अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन। बिकॉज देखो इनकी इमेज तो खराब हो गई, ठीक है, तो इमेज खराब हो गई, और ये तो मीडिया में थे। क्या अगर किसी को फ्रेम किया गया हो, वो मीडिया में नहीं आता, उनकी तो इमेज हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। तो दैट इज द आइडिया ऑफ टुडेज केस स्टडी, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन। तो राइट टू बी फॉरगॉटन एक इम्पॉर्टेंट थीम है विच कैन बी आस्क्ड सब्सिक्वेंटली। तो आते हैं हम अभी केस स्टडी पे, जनरल स्टडीज 4, ठीक है। तो इस इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है, सचिन, जो एक आर्टिस्ट है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है हु इज अक्यूज्ड ऑफ रेप चार्जेस। बहुत सिवियर चार्ज है, किसी पे भी लग जाए उनकी रेपुटेशन हमेशा के लिए खराब है। तो ही इज अक्यूज्ड ऑफ रेप चार्जेस, बट सब्सिक्वेंटली पता चला ही वॉज फ्रीड। इट वॉज रियलाइज कि वो गिल्टी नहीं है कोर्ट में जब केस चला, और जज ने माना कि इन पे जो चार्जेस लगाए थे वो गलत थे, गलत तरीके से लगाए थे। ही वॉज रॉन्गली टारगेटेड। तो ही वॉज नॉट गिल्टी बट ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ चार्ज, ही हैड टू अंडरगो अ ट्रॉमा।
अब कोर्स ऑफ टाइम आगे चलते चलते उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया, ही मूव्ड ऑन, ही मूव टू अ डिफरेंट प्लेस कि लोग उनको याद ना करें। होता है ना, एक सोसाइटी से आप यार सब मेरे को जानते हैं, ऐसे मेरे साथ हुआ था, अच्छा नहीं हुआ, दूसरी जगह जाते हैं, किसी के साथ ना वैसे, तो दूसरी जगह जाते हैं वो लोग कि हमें कोई नहीं जानता। पर एक दिन ऐसे ही इंटरनेट पे अपना नाम सर्च किया और ये सब वापस आ गई मेमोरीज, और उनको पता लगा यार ये तो ठीक है, मेरे जानने वाले तो मेरे को जानते हैं, आसपास के लोग, उनको पता है कि मैं ठीक हूँ, पर मेरे आस पड़ोस में, मेरी मे बी इन द नेबरहुड, मे बी इन द वर्क प्लेस, they know that if they search it will malign my reputation। तो इस कंटेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं that there should be a right to be forgotten। तो ये जब इन्होंने न्यूज़पेपर में अपना जब सर्च किया तो उनको ये गूगल पे मिल गया अपना। तो उन्होंने जब बाद में उनको पता चला, किसी ने बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट है, उन्होंने माना है कि राइट टू फॉरगॉटन एक चीज़ होती है which allows individual to submit requests to a search engine to remove certain results from searches on their names, and citing the same request, the search engine and media outlet to remove the results। तो इस केस में वो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है, give valid arguments that can be advanced for making the right to be forgotten a fundamental right। अगर सचिन गूगल को कुछ, मान लो गूगल पे है, तो सचिन गूगल को कुछ लिखते हैं कि आप मेरी इन्फॉर्मेशन को निकालो, मैंने तो कुछ, मेरा सब गिल्टी है, नॉन गिल्टी है, पर अगर किसी ने गूगल पे देखा मेरे को, मेरी रेपुटेशन खराब होगी, आप निकालो इसको, अब रेलिवेंट नहीं है। सो दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन, अगर वो निकाल सकते हैं तो। नाउ उसकी आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकती है, व्हाट दोज आर्ग्यूमेंट्स कुड बी। अगर ये राइट टू फॉरगॉटन एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया तो उसकी लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, है ना। राइट टू, हमारे कितने सारे फंडामेंटल राइट्स है, वो सारे एब्सोल्यूट तो है नहीं, सब में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो इसमें भी एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो वो क्या हो सकती है, शुड देयर बी एनी ऑब्लिगेशन ऑन द सर्च इंजिन्स रिगार्डिंग केसेस वेयर नो लॉन्गर रेलेवेंट, जो इन्फॉर्मेशन कोई रेलेवेंट नहीं है उस केस में, जैसा कि ये अभी बताया हुआ है। तो ये आपका केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है। इट्स बेसिकली अबाउट द राइट टू बी फॉरगॉटन और उसके एसोसिएटेड एथिकल डायमेंशंस, उस पर हमको फोकस करना है। अब अप्रोच में बाद में बात करूंगा। इस केस स्टडी में हमको कुछ इश्यूज मिलते हैं यहाँ पे। तो एक इशू है अबाउट द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, आर्टिकल 21 है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, रेपुटेशन किसी व्यक्ति की खराब हो सकती है विद दिस, तो हमें राइट टू फॉरगॉटन एक तरह से होना चाहिए। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्च इंजिन्स, उसके बारे में बात की गई है। देन वी आर ऑल्सो लुकिंग एट एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉज। वो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने बोला है तो आप वहाँ अप्लाई कर लो, तो गूगल वगैरह आपका सर्च निकाल देगा, आपका नाम निकाल देगा। तो इंडिया के अंदर फॉरेन लॉ चल रहा है। Then the tendency in Indian society to stereotype individuals based on distorted facts or through misinterpretation of facts। वो तो पता ही आपको, आजकल फेक न्यूज़ और व्हाट्सएप है ना, तो ये सब है यहाँ पे। अब आते हैं अप्रोच के ऊपर, इंपॉर्टेंट बात। अब आप स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यू कैन गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द केस स्टडी, एक ब्रीफ रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर किसी ने ऐसे लिखा भी था, एक्चुअली अच्छा था, किसी ने ऐसे लिखा था, ही स्टार्टेड डायरेक्टली विद राइट टू फॉरगॉटन, उन्होंने डिफाइन किया। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, उसमें केस स्टडी का रेफरेंस नहीं था, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज यू कैन स्टार्ट विद राइट टू फॉरगॉटन, यू कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ दिस, और उसके बाद आप केस स्टडी का रेफरेंस दे सकते हैं आगे चल के इन आर्ग्यूमेंट्स। कोई भी आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हो, सचिन का रेफरेंस दे सकते हो, केस स्टडी का जैसे भी रिक्वायर्ड है। Okay, give valid arguments to make right to be forgotten a fundamental right, then state limitations needed on such rights, obligations on the search engine, जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है आप वैसे वैसे लिखते जाओ। एंड में आप कंक्लूड कर सकते हो अबाउट जो इंटरनेशनल कोर्ट का है या करंट इवेंट्स में जो भी चल रहा है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन ने एक लॉ निकाला है अबाउट डेटा प्रोटेक्शन, राइट टू बी फॉरगॉटन। फिर डेटा प्रोटेक्शन बिल भी बात करता है अबाउट राइट टू बी फॉरगॉटन। इनकी आप रेफरेंस दे सकते हो इन कंक्लूजन, वो भी एक अच्छी अप्रोच रहेगी।
अब आते हैं डेफिनेशन ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन. So right to be forgotten is the right to have private information about a person being removed from the internet searches and other directories under some circumstances. तो कुछ circumstances में information निकाल, Google या कोई भी सर्च इंजन है वो आपकी information निकाल दे. तो ऐसा कुछ countries ने माना है, they have accepted this principle. अब आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर कि ये इसको राइट टू बी फॉरगॉटन शुड बी मेड अ फंडामेंटल राइट. अब जैसे जैसे इंटरनेट आ रहा है, अच्छा हाँ एक चीज़ और बतानी थी आपको, जब आप आंसर लिख रहे हो ना आप सीधा पॉइंट कर रहे हो, स्पेशली ना एथिक्स लाइक पेपर, उसमें जस्टिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये इन्फॉर्मेशंस को आप, ये जो स्पेस है ना यहाँ पे, इनको यूज इट एज गिविंग, फिल करो इसको इन्फॉर्मेशन को इन अ वे ऑफ आर्ग्यूमेंट, एक जस्टिफिकेशन क्रिएट करो. एथिक्स में ज़्यादा जस्टिफिकेशन है देन पॉइंट्स, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आज के केस में इंटरनेट इज़ बिकमिंग प्रीडोमिनेंट. हमारा एवरीथिंग, सब कुछ ऑनलाइन जा रहा है. एक बार मुझे याद है मैंने अपना कुछ CDS का एग्ज़ाम दिया था, मेरे को आज तक उसका रिजल्ट नहीं पता चला, क्लियर हो गया था वैसे. तो मैंने ऐसे गूगल कर लिया, उसमें सारा कुछ आ गया, मेरे पेरेंट्स का सब कुछ आ गया. अब तो हम इस पे है तो वैसे ही आ जाता है. तो किसी भी व्यक्ति का कुछ भी ऑनलाइन आ जाता है बिकॉज इंटरनेट इतना प्रीडोमिनेंट हो गया, हमारी लाइफ्स रिवॉल्व अराउंड इट. तो इस केस में इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया एंड देयरफॉर देयर इज अ नीड टू हैव अ सर्टेन लॉ. अब इस केस में आप सचिन के केस को ही ले लो, द राइट टू लिव विद डिग्निटी. सचिन का राइट टू लिव विद डिग्निटी. He was charged in a false case. But because it is there on the internet, कोई भी उसकी रेपुटेशन खराब कर सकता है, उसकी रेपुटेशन हमेशा के लिए खराब है. अगर कोई देखता है वो कहेगा यार रेप अक्यूज्ड है ना, तो उसको अगर वो जॉब के लिए जाएगा उसको फ़र्क पड़ सकता है, उसकी पर्सनल सेफ्टी अफेक्ट हो सकती है, कोई उसको अटैक कर दे. या फिर एक्सेस टू हाउसिंग, वो रेंट लेने जाता है, कोई और शहर में जाता है, कोई गूगल करता है उसके बारे में, तो ख़राब हो सकती है उसकी इन्फॉर्मेशन. तो उसकी लाइवलीहुड, उसका वे ऑफ लिविंग सब खराब हो सकता है. एंड इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरनेट हैज़ परपेचुअल मेमोरी. जो भी इंटरनेट पे है, जो क्लाउड में है, वो सब स्टोर्ड है, तो आप उससे बच नहीं सकते, सब कुछ है वहाँ पे. और राइट टू बी फॉरगॉटन, वी नीड टू कीप इन माइंड द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू प्राइवेसी. तो प्राइवेसी भी कुछ चीज़ है. तो प्राइवेसी, इवन आप पुट्टास्वामी जजमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है. उस पुट्टास्वामी जजमेंट के बाद ही डेटा प्रोटेक्शन बिल की कार्रवाई शुरू हुई थी, तो वो आप बता सकते हैं. नाउ इन्फॉर्मेशन सच एज इन दिस केस स्टडी may not be relevant and may be revoked. जैसे हम केस स्टडी में हुआ था कि कुछ इन्फॉर्मेशन थी, अब पता चला कि वो अक्यूज्ड, ही वॉज नॉट गिल्टी, ही वॉज फॉल्सली चार्ज. तो वो इन्फॉर्मेशन को शायद हम निकाल सकते हैं इंटरनेट से, वो रेलेवेंट नहीं है, पास्ट इन्फॉर्मेशन है, तो हम उसको निकाल सकते हैं. तो राइट टू बी फॉरगॉटन विल इनेबल दिस. और इंडियन सोसाइटी में और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, विच कैन गेट कैरीड अवे विद थिंग्स विच हैज़ अ टेंडेंसी टू स्टीरियोटाइप. मे बी सचिन को बोले कि ही इज़ अ रेप अक्यूज्ड, सो वुमेन मे नॉट बी सेफ अराउंड हिम इवन दो ही इज नॉट गिल्टी. ठीक है, फॉल्सली चार्ज, कोर्ट ने बोला, पर लोग प्रेफर करेंगे वो बिलीव करना जो पूरा नहीं पढ़ते. आपने भी देखा होगा, लोग पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, बस थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं. तो ये एक प्रॉब्लम है. अब आते हैं लिमिटेशंस. क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए अगर गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है, पार्लियामेंट बनाती है, क्या लिमिटेशंस हो सकती है. अब स्टेट हैज़ ऑलवेज सर्टेन राइट्स टू इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. इनफैक्ट नो राइट इज एब्सोल्यूट. अब इस केस में अगर हम राइट टू फॉरगॉटन की बात कर रहे हैं, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कोई चीज़ है. माना राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के कंटेक्स्ट में है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, बट आज की डेट में सबके पास एक राइट है इन्फॉर्मेशन को जानने का. अब सचिन के केस में ले लो, या आप किसी भी आदमी के बारे में सोचो, अगर आप यू वांट टू गेट समबडी मैरिड, राइट, आप उसके बारे में जानना चाहोगे. अब इतनी सीरियस चीज़ होगी एंड अदर पर्सन डज नॉट नो, वो भी एक प्रॉब्लम है. तो दैट राइट टू इन्फॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी देयर. तो राइट टू इन्फॉर्मेशन रन्स कॉन्ट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन. अब इस केस में जैसे कि ये पब्लिक डोमेन में है, केस हुआ है यहाँ पे, तो लीगल रिकॉर्ड्स के लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस इसको रखना पड़ेगा, इंटरनेट पे रहेगा ये, या कहीं और सोर्स पे रहेगा. तो वी कैनॉट हैव एब्सोल्युटली, हम उसको नहीं निकाल सकते बिकॉज
ये केसेस इंपॉर्टेंट है। आप जब अपना पॉलिटी का भी कुछ आंसर्स लिखते होगे, आप हमेशा जजमेंट्स को रेफर करते होगे, ठीक है। तो लीगल रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के लिए हमें ये चाहिए। नाउ कुछ इंडिविजुअल केसेस में हम इंफॉर्मेशन को अलाउ कर सकते हैं कि निकाल दे। मान लो कुछ मैलिशियस इंफॉर्मेशन थी, उसके बारे में कुछ गलत रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, देन इन दैट केस इट कैन बी रिमूव्ड। एक ऐसा प्रोविजन होना चाहिए यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ सर्च इंजन। नाउ ऑब्लिगेशन ऑफ सर्च इंजन इज, इतना तो समझते हो, इंटरनेट सर्च इंजन इज वेरी पावरफुल। कुछ भी टाइप की आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो इस केस में उसका काम है फिर टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन, बट इस केस में it may be requested, कभी ना कभी as required, case to case basis, it may be requested to remove information। malicious information है, किसी के लाइफ को अफेक्ट कर रही है, किसी का एड्रेस है, तो it may be requested to remove information। सारी information पब्लिक डोमेन में नहीं हो सकती। Now at the same time it should present unbiased information of past events without infringing the right to privacy of an individual। ठीक है, तो इसी को आप इस केस स्टडी के रेफरेंस में भी लिख सकते थे। तो इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हो। अब इसको कंक्लूड कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है विद गिविंग एग्जांपल्स ऑफ द इमर्जिंग प्रिंसिपल्स। जो आपका डेटा प्रोटेक्शन बिल है, यहाँ पे शायद मैंने लिखा है, नहीं, आई मेंशन इन द कमेंट सेक्शन थे, ठीक है। डेटा प्रोटेक्शन बिल और आपका यूरोपियन यूनियन का जो लॉ है उसका नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। अब आते हैं आपके सॉल्यूशंस पे, आपने जो शेयर किए थे ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। अब ये था आपका, ये जो आपका था अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, राइट। तो आपने यहाँ पे वो सब पॉइंट्स लिखे हैं। ओनली थिंग इज दैट द फोकस इज नॉट ऑन द एथिकल डायमेंशन। तो ये मेरे को लगता है कि जनरल स्टडीज 3 का आंसर है, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो एथिकल साइड को फोकस नहीं दिया गया है, विच आई फील देना चाहिए था। तो ये एक मेरे को एक शॉर्टकमिंग लगी यहाँ पे। अब नेक्स्ट आते हैं केस स्टडी पे, राइट। दिस केस स्टडी आई लाइक्ड, दिस अप्रोच आई लाइक्ड। ओनली थिंग इज दैट स्टेक होल्डर्स वाला जो यहाँ पे था, तो हेयर मे बी इंटरनेट सर्च इंजन जो मेन थीम थी उसको रेफरेंस पे देना चाहिए था। यहाँ पे इंटरनेट सर्च इंजन और सोसाइटी भी आप ऐड कर सकते थे, नॉट जस्ट कोवर्कर्स। तो ये था, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है विद डिफाइनिंग राइट टू, it's been reference with a case study which highlights the issue of individuals' fundamental right to be forgotten. It is the right to have publicly available personal information। तो वही डिफाइन करके स्टार्ट किया है, एंड देन फ्लो के साथ साथ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने एड्रेस किया है। लास्ट में उन्होंने कंक्लूड किया है बाय गिविंग रेफरेंस टू द सर्टेन लॉज, फंडामेंटल राइट्स एंड डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो ये एक अप्रोच थी जो विच आई लाइक्ड। So this is all we have in today's daily answer writing practice. You're watching Prep IAS with me, Shubhashish Singh Rehal. Bye bye, take care and all the best.